तो फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो ये वाली वीडियो जो है इसमें हम जो है कुछ गाइस 2020 जे एडवांस 2020 के पेपर 2 के फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स मैंने देखे। तो गाइस मैं बहुत सारी चीज़ें जो भूल गया, मुझे कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान लगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। तो गाइस ये क्वेश्चन यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो। चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय क्लोज्ड सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ इन्वर्टेड कोन। ये इन्वर्टेड कोन दे रखा है। ऑफ हाइट एच ऑफ बेस रेडियस आर एंड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कॉनिकल इज ये दे रखा है, ये क्वांटिटी दे रखी है और हमें जो है एन की वैल्यू फाइंड करना। तो गाइस ये क्वेश्चन आप जो 12th अगर आपको 12th का थोड़ा बहुत फिजिक्स आता तो तुम वहाँ से भी कर सकते हो। तो गाइस तुमने पढ़ा होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस एरिया वो किसके बराबर होता है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस एरिया वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, ये दो के बराबर होता है, आपने ये पढ़ा होगा। तो गाइज इसमें अगर आप देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्साइलन, क्योंकि आपको पता है गॉस लॉ से आपको पता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्साइलन के बराबर होता है, ये आपको पता होगा। अब हमारे पास जो है दो सरफेस है, एक तो सेमीस्फीयर है, ये आप सब लोग देख सकते हो, और एक जो है हाफ कोन है। तो अब जो है दो सरफेस से जो है फ्लक्स जा रहा है, आधा फ्लक्स इससे जा रहा है, आधा फ्लक्स इससे जा रहा है। तो यानी कि आप इसे कैसे लिख सकते हो, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर प्लस फ्लक्स थ्रू किसके जरिए, हाफ कोन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आधा आधा फ्लक्स इससे जा रहा है, आधा फ्लक्स इससे जा रहा है। तो कैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो कॉस फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर है, आप देखो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, आप भी आपको क्या देखने को मिला, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। यहाँ पे आप लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, आपको 12th में पता होगा। तो आप अगर देखोगे तो दोनों की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है दोनों की सेम है। तो इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस ये जो हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स जा रहा है वो हेमिस्फीयर से फ्लक्स कितना जा रहा है, हेमिस्फीयर से ई डॉट डी एस के बराबर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी। और ये सरफेस एरिया, अब अगर आप सरफेस एरिया को देखो तो सरफेस एरिया गाइस क्या है, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ फुल का, यानी कि 4π² का आधा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये आ जाएगा। यानी कि हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स जा रहा है वो कितना होगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो इस इक्वेशन में ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हम रख देंगे। तो आप देखोगे क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर से क्या जा रहा है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। और ये क्या, फ्लक्स थ्रू किसके, फ्लक्स थ्रू कोन हाफ कोन है ये। ठीक है, फ्लक्स थ्रू कोन। तो अगर आप इन दोनों इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स थ्रू कोन से क्या जा रहा होगा, यानी कौन से कितना फ्लक्स से जा रहा होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर अब तुम क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में तुम्हें दिख जाएगा कि जो हाफ कोन है उससे जो फ्लक्स से जा रहा है वो कितना, n मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसके बदले अगर आप तुम क्या रख दोगे, ये हमने कौन से जो फ्लक्स से जा रहा था ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन ये जो भी इक्वेशन है यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, 6 एप्सिलॉन मिल जाएगा। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 6 इधर चला जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ से n की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी। तो अगर आपने क्लास 12th पढ़ी होगी ठीक से तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आप जो है दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, जो है 2 सर्किट दे रखे हैं। सर्किट 1 दे रखा है, सर्किट 2 दे रखा है। सर्किट 1 में जो P1 और P2 जो पावर डिसिपेशन है जब S1 और S2 जो है दोनों में जो है ओपन हो, तो हमें जो बताना है, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से चेक करके बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसे जो है, तो गाइस पहले सर्किट का भाई तुम्हें जो इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे R1 आ जाएगा और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कनेक्शन में ये R1/2 ये आ जाएगा और यहाँ पे ये R2 है, ये वाला रेजिस्टर, और ये वाला रेजिस्टर R3 है। तो यहाँ पे भाई ये जो सर्किट है ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है और यहाँ पे S1 जो ओपन है इसलिए मैंने डायरेक्टली इसे S1 को ओपन करके रखा है। अब ये R2 और R3 क्या है, सीरीज़ में। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे R1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 ओम आ जाएगा। यहाँ पे R1/2 का जो रेजिस्टर है वो पैरेलल किसके, 5 ओम वाले रेजिस्टर के। तो यहाँ पे इस तरीके से सर्किट बन जाएगा। अब इसका हमें जो इक्विवेलेंट सर्किट निकाला और यहाँ पे अगेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है। तो हमें जो है भाई यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो यहाँ पे और क्या, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, अभी 5 ओम और R1/2 जो है पैरेलल में। तो ये दो का जो है इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में है तो 1/5 प्लस, और ये इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा,
11/5 हो जाएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5/11। इन दो सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5/11। तो गाइस ये तो टेम्पररी है। अब ये 5/11 जो इसका इक्विवेलेंट आ गया, लेकिन R1 जो इसके साथ सीरीज़ में है, R1 जो है इस रेजिस्टर के साथ जो है सीरीज़ में 5/11 वाले रेजिस्टर के साथ, तो इन दोनों का जो है हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है, अब ये जो है सीरीज़ में, तो दोनों का प्लस हो जाएगा। तो R1 क्या है यहाँ पे ये आ जाएगा, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये पूरे कंप्लीट सर्किट का वो आ जाएगा 16/11। ठीक है, यानी कि ये जो कंप्लीट सर्किट है उसका जो R इक्विवेलेंट है वो क्या होगा R16। तो ये जो हमारा पहला सर्किट है उसका R इक्विवेलेंट क्या होगा 16/11। अब हमें जो है दूसरा सर्किट दे रखा है, दूसरा सर्किट ऑब्वियसली बात है भाई पैरेलल सर्किट है। ये R1 दे रखा है यहाँ पे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली बात है तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा। ये R3 है और यहाँ पे जो है यहाँ पे 6 ओम का एक रेजिस्टर है, लेकिन वो भाई ओपन दे रखा है। ये 6 ओम का एक रेजिस्टर है जो कि ओपन है। यहाँ पे इस तरीके से सर्किट दे रखा है और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है। तो ऑब्वियसली बात है, ये आपको देख के ही पता चल जाएगा कि भाई ये R1 R2 और एक R3 क्या है पैरेलल में। तो इनका R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो इनका R इक्विवेलेंट क्या निकल आएगा यहाँ पे 1 प्लस 5/6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/6 आ जाएगा। और इसका 1/R ये जो R इक्विवेलेंट है वो क्या आ जाएगा 6/11। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, जो पहला सर्किट था उसका R इक्विवेलेंट क्या निकला, उसका R इक्विवेलेंट जो है पहला सर्किट का वो क्या निकला 16/11। जो दूसरा सर्किट था उसका R इक्विवेलेंट क्या निकला 6/11। तो आपको पावर का पता है कि पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है V²/R। क्योंकि भाई दोनों ही सर्किट्स में क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं पावर का डिसिपेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। अब क्योंकि R जो सर्किट 1 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सर्किट 2 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो है बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो। अब क्योंकि सर्किट 1 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सर्किट 2 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो है बड़ा है। अब क्योंकि भाई तुम यहाँ पे देख सकते हो पावर डिसिपेशन जो है रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है क्या, क्योंकि R1 का इक्विवेलेंट जो है ग्रेटर देन है R2 के इक्विवेलेंट के, तो इसका मतलब होगा क्या कि जो पावर डिसिपेशन होगा सेकंड में वो फर्स्ट के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप सब लोग फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हो कि व्हेन 6 वोल्ट करंट इज अप्लाइड अक्रॉस ए एंड बी, P2 इज ग्रेटर देन P1। ऑब्वियसली बात है ट्रू है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था कि P1 जो है P2 से ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि R1 इक्विवेलेंट जो है R2 इक्विवेलेंट से बड़ा था। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में जो है हमें कंडीशन दे रखी है कि अब जो है भाई कि 2 एम्पेयर का जो कांस्टेंट करंट जो है दोनों ही सर्किट्स में जो अप्लाई कर रखा है। अब फिर हमें जो P1 और P2 को कंपेयर करना है उसके बाद। अब तुम्हें पता है कि जब हमें करंट दिया जाता है और हमें रेजिस्टेंस दिया जाता है, तो जो अब तुम्हें पता होगा कि जब हमारे पास करंट होता है और रेजिस्टेंस होता है तो उसका पावर से रिलेशन किस तरीके से होता है। तो आपको पता है पावर डिसिपेशन I²R, ये इस रिलेशन होता है जब हमें करंट पता होता है और रेजिस्टेंस पता होता है। तो अगर आप देखोगे तो पहला सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या था, वो था 16/11 और सेकेंड सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या था, वो था 6/11। तो अब अगर दोनों ही केसेस में I स्क्वायर जो है सेम होगा, तो पहले का पावर डिसिपेशन फर्स्ट केस में निकालते हैं, वो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 16/11। और सेकंड के केस में अगर तुम देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6/11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 16/11 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24/11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 16 32 32 32 64 64/11 और यहाँ पे 24/11। तो अगर तुम देखोगे तो पावर अब यहाँ पे तुम देखो तो 64/11 आ रहा है और यहाँ पे सेकंड केस में देखो तो 24/11 आ रहा है। तो तुम यहाँ से क्लियरली देख सकते हो भाई कि जो P1 है इस केस में वो P2 से बड़ा है। ठीक है, इस केस में जो P1 जो है P2 से बड़ा है। तो यहाँ पे अगर तुम ऑप्शन 2 में देखोगे, ऑप्शन 2 में चलते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे तुम ऑप्शन 2 में देखो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जब कांस्टेंट करंट 2 एम्पेयर का कनेक्ट किया था अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ द सर्किट, तो यहाँ पे P1 और P1 देखोगे तो P2 से बड़ा आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी जो है करेक्ट है। तो यहाँ से भाई तुम जो दो ऑप्शंस को तो आराम से भाई निकाल सकते थे कि करेक्ट है ये। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, हमें जो है एन आइडेंटिकल यूनिट्स दे रखी है। एन आइडेंटिकल यूनिट्स जो है हर एक यूनिट में भाई जो है 3 लेयर आपको देखने को मिल रही। 3 लेयर कौन कौन सी है, पहली तो एयर की लेयर है जो कि उसकी जो हाइट है वो h है, और जो दो है आपको 2 अलग अलग लेयर देखने को मिल रही है और दोनों की जो विड्थ है वो है d।
और दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है अलग अलग। तो पहले जो सेकंड लेयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1 और जो सेकंड लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। और इसी तरीके से गाइज आपको जो है जो डी की जो विड्थ है वो भी दे रखी है, यानी कि मोटाई वो कितनी है वो आपको दे रखी है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है यानी सेकंड लेयर पे जब वो सेकंड लेयर के जो ऊपर का जो सरफेस होता है उस पर इंसिडेंट किस एंगल पे होते हैं वो होती है 60 डिग्री के एंगल पे। अब इन सारी यूनिट से जब हमारी रे जो है इमर्ज होती है यानी पूरी बाहर निकलती है तो उसमें जो लेटरल शिफ्ट जो है एल का आता है, और एल जो है और हमें जो लेटरल शिफ्ट है वो क्या दे रखा है 8/√3 सेंटीमीटर दे रखा। तो हमें जो है ये n नंबर ऑफ यूनिट्स पता लगाना कि हमें जो कितनी, अब जो हमारे पास जो है एक एयर की लेयर है और दूसरे नंबर पे जो है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 की लेयर है। तो यहाँ पे जब μ1 पे जो है रे इंसिडेंट होती है ये कितनी डिग्री पे इंसिडेंट होती है 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे इंसिडेंट होती है। तो ये ऑब्वियसली बात है 30 डिग्री का होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री का होगा। तो ये जो हाइट है हमें कितनी दे रखी है, ये h दे रखी है, और h किसके बराबर है यहाँ पे h = 1/3 के बराबर दे रखी है, 1/3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से h की वैल्यू दे रखी है। ये जो बेस है ये आपको इसकी जो है जो लेंथ आपको नापना है, तो आपको tan थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। tan 30 डिग्री = यहाँ पे h/, इसे मैं अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है, इसे अल्फा बोल देता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो यहाँ से आपको जो है अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अब tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा 1/h/a के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी h/√3, ठीक है। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये h की वैल्यू 1/3 है और यहाँ पे √3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/√3 के बराबर, यानी कि अल्फा की वैल्यू जो है 1/√3 आ रही है। तो ये यहाँ से हमें जो है पहली लेंथ मिल गई है, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/√3 आ गई, आपको ये ध्यान में रखना है। अब अगर आप देखोगे जब ऊपर से ये एयर की लेयर थी, यहाँ पे दूसरे नंबर की लेयर थी और ये थर्ड नंबर की लेयर थी, ठीक है। अब यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हो गया। अब क्योंकि ये जो है रेयर मीडियम, ये वाला रेयर मीडियम है, तो यहाँ से जो लाइट है वो क्या करेगी, वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि भाई एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो हम जो है स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो इसका ये तो एयर है, ये तो हमें पता है ये एयर है, और हमें ये वाला एंगल ढूंढना है। इसी एंगल को मैं बोलता हूँ गाइज, इस एंगल को जो है हम R1 बोल देते हैं। ये एंगल R1 है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या आएगा साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का क्या √3/√2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन R1, क्योंकि साइन R1 हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगी √3/2, और यहाँ पे अपॉन मल्टीप्लाई में 1, और इधर क्या आ जाएगा √3/√2, और यहाँ पे साइन R1। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल। तो गाइस अगर आप यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा साइन R1 किसके बराबर मिल जाएगा 1/√2 के बराबर। तो इसका मतलब है क्या कि जो R1 की वैल्यू है वो 45 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो R1 की वैल्यू है ये कितनी है 45 डिग्री है। अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। हमें R1 पता चल गया, ये हमारी एयर की लेयर थी और ये हमारी μ1 की लेयर थी, अब ये μ3 की लेयर है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन एंगल था वो 45 डिग्री का था, ये वाला एंगल 45 डिग्री का था। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि इसकी जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी। अब ये इसकी लेंथ तो हमें दे रखी है, इसकी विड्थ क्या थी, इसकी विड्थ थी d, ठीक है। तो 1045 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, इसे मैं बीटा बोल देता हूँ। ये वाली लेंथ को मैं अगर बीटा बोलता हूँ तो क्या आ जाएगा d/बीटा, ठीक है। और 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब d की वैल्यू बीटा के बराबर हो जाएगी। यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है, d के बराबर हो गई, यानी कि बीटा की वैल्यू जो है d के बराबर हो गई है। तो आपको ये लेंथ को ध्यान में रखना है। अल्फा की वैल्यू क्या निकली थी, वो निकली थी 1/√3, और बीटा की वैल्यू क्या निकली है d के बराबर, और d किसके बराबर है आपको पता है, ऊपर वैल्यू दे रखी है। तो अगेन ये वाला एंगल आपको पता है ये 45 डिग्री था, क्योंकि ये 45 डिग्री था तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये जो थर्ड लेयर है उसका उसके ऊपर के सरफेस पे अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 45 डिग्री है। तो अगेन यहाँ पे भाई स्नेल्स लॉ लगाते हैं, और इसे मैं एंगल क्या बोल देता हूँ, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट R2 बोल देता हूँ। अब तो इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी हमें निकालना होगा, तो इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भाई मैं R2 बोल देता हूँ। तो अगेन भाई स्नेल्स लॉ लगाओ और शुरू हो जाओ, √2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे साइन R2 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या √3 है, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। तो अगर तुम देखोगे साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/√2। तो इसका मतलब 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 ये वैल्यू आ जाएगी, ये साइन R2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। इसी तरह अगर तुम cos R2 निकालोगे तो cos R2 आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा √3/4।
तो अगर इसी तरह अगर तुम 10R2 निकालोगे, 10R2 निकालोगे, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1/√3 आपको मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ से आप में जो है 10R2 की वैल्यू क्या मिल गई, 1/√3। तो ये R2 का एंगल क्या आ जाएगा, R2 का एंगल गाइज आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि R2 को एंगल किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो एंगल R2 आ रहा था वो किसके बराबर था, 30 डिग्री के बराबर। ये अगर 30, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला एंगल वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। और हमें जो इसकी हाइट पता है वो क्या है, d। तो हमें इसकी लेंथ जानना है अब, तो इसे हम जो y बोल देते हैं। तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू, तो गाइज जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि भाई ये जो एंगल जो है 60 डिग्री आ गया है। तो यहाँ पे हम 1060 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 1060 डिग्री इज इक्वल टू d/y लिख सकते हैं, ठीक है। और 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, वह होती है √3। तो इसका मतलब d/y किसके बराबर, d/y किसके बराबर, √3 के। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, d/3 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई, d/3 आ गई। अब हमें जो अल्फा की वैल्यू भी मिल गई है वो क्या है, 1/3। बीटा की वैल्यू क्या है, वो क्या यहाँ पे मिल गई है हमें, वो मिल गई है d के बराबर। और ये जो y की वैल्यू वो हमें क्या मिल गई, d/3 मिल गई है। तो भाई हमें जो है यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे रखी थी, और यहाँ पे जो है बीटा की वैल्यू मिल गई थी, और यहाँ पे भाई गामा ये y की वैल्यू भी मिल गई थी। तो ये जो 1 यूनिट से हमें कितना लेटरल शिफ्ट मिल रहा है यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 यूनिट से भाई हमें कितना लेटरल शिफ्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे तुम इस सबको ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3। तो 1 यूनिट से कितना लेटरल शिफ्ट हमें मिल रहा है। और d की वैल्यू भाई तुम्हें पता है ऊपर दे रखी थी, तो 1/3 प्लस √3 -1, ये d की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे √3 और यहाँ पे +1 और अपॉन √3 ये दे रखा था। तो गाइज इस इक्वेशन को आपको जो इवेल्युएट करना है, तो इसे 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 1 और नीचे 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन को तुम इवेल्युएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे 2/3, यानी कि 1 यूनिट से अगर तुम देखोगे तो 1 यूनिट से भाई तुम्हें जो इतना लेटरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो गाइज जैसा कि तुम सब लोग देख सकते हो कि भाई 1 यूनिट से जो भाई हमें इतना लेटरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ये 1 यूनिट का शिफ्ट है। तो हमें टोटल कितना शिफ्ट चाहिए, 8/3 का शिफ्ट चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसकी एक n यूनिट्स लग रही है। अगर इसकी n यूनिट्स लग रही है तो इसको अगर तुम इस तरीके से लिखोगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से जो है 8 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि हमें जो इस तरीके की 4 यूनिट्स लग रही है कितना शिफ्ट लाने के लिए, 8/3 का शिफ्ट लाने के लिए।